नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम मंजिल में। दर्शकों, एक अध्यापक का जीवन मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरों की ज़िंदगी में उजाला करता है। इसीलिए हमारे समाज में अध्यापक को बड़े इज्जत और सम्मान से देखा जाता है और काफ़ी लोगों का सपना भी रहता है कि वो आगे चलकर एक अध्यापक को अपना करियर शुरुआत करें। और इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय भी रहेगा अध्यापन शिक्षा में अवसर व आगे अध्ययन के आगे बढ़ने के अवसर। और इसी खास विषय पे हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अर्जुन सिंह कंवर जी, जो कि वर्तमान में प्रिंसिपल के पद पर बीएड कॉलेज समरहिल शिमला में कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मंजिल में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को शुरुआत करने से और आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से संबंध रखते हैं और आपकी जो शिक्षा की जो करियर है, जो एक अध्यापक शिक्षक के जो करियर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। रजत जी, अध्यापक बनने के लिए बहुत सारे बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं। हमारी जो शिक्षा थी वो गांव की थी। उस वक्त हमारे टाइम में जो है बच्चे बहुत कक्षा में हुआ करते थे, कई कई सेक्शन हुआ करते थे। और उसके बाद हमारे जो टीचर जब कक्षा में आते थे, तो जब हम 10वीं में हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल हलोक धामी में, तो जब हम 10वीं में हुए तो वो जो साइंस की इंटरव्यू लेते थे, हमारा कहने को मतलब वाइवा लेते थे। साइंस सब्जेक्ट हमने रखा कि हम डॉक्टर बनेंगे। तो उसमें जो है वो बड़े उनका जो इम्प्रेसिव पर्सनालिटी लगी जब वो वाइवा लेते थे कि हम भी टीचर बनेंगे और चीज़ करेंगे, इस फील्ड में जाएंगे। और उसके बाद बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज से की। और बीएड जो है हमने यहाँ नहीं होती थी, यहाँ पर सीटें बड़ी कम होती थी उस वक्त। केवल 25 ही मेडिकल को थी, 25 नॉन मेडिकल को एचपी यूनिवर्सिटी कराती थी। हमें जो है नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग को जाना पड़ा। मेघालय आप जानते ही कितना दूर है, ट्रेन कभी बैठे नहीं थे। पर फिर जिसको तलाश हो कुछ करने की तो वो कैसे होता है। हमने एक कुली के द्वारा जो है वो पहुंचाया उसने कि मेरा सामान इस डब्बे में रख दे दिल्ली से। और हमने जो है वो शिक्षा नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी से पूरी की। और उसके बाद जो है एमएड एमफिल पीएचडी जो है एचपी यूनिवर्सिटी से हुई। इसके साथ ही हमने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा जो है ओखला से दिल्ली से किया है। और योगा का डिप्लोमा भी एचपी यूनिवर्सिटी से किया है। तो ये हमारी शैक्षिक योग्यता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अनुभव की कमी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में आपने भ्रमण किया है और जगह जगह शिक्षा ली है। और कहीं ना कहीं जो आपका सफ़र रहा एक शिक्षक बनने का, बहुत ही कठिनाई भरा रहा। डॉक्टर साहब, मेरा मानना है कि हम सब की ज़िंदगी में जो एक शिक्षक की शुरुआत है एक माँ से होती है। माँ की शिक्षा में और प्रोफेशनल टीचर की शिक्षा में आखिर क्या अंतर है और क्यों एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना टीचिंग कोर्स के लिए अनिवार्य रहता है? माँ को प्रथम अध्यापिका कहा गया है जी। प्रथम अध्यापिका हमारी माँ है। आज तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई माँ के सिस्टम से ही ये सारा सिस्टम, क्योंकि आज के बच्चों को माँ जो अध्यापिका है वो अपना रोल ठीक से नहीं कर पा रही है। और समाज में डिस्पैरिटी हर चीज़ पाई जा रही है, संस्कारों की कमी पाई जा रही है आज के बच्चों में। और माँ जो है पहली शिक्षिका है। हमारे टाइम में भी बेशक कम पढ़े लिखे होते थे, पर जो शिक्षा होती थी वो वैल्यू एजुकेशन हमने बड़े में क्लास में पढ़ी कि वैल्यू एजुकेशन, चोरी नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना, ये संस्कार नोइंगली डाल दिए जाते थे। और माँ को जो है इक्वलेंट टू 100 टीचर कहा गया है। 100 अध्यापकों को एक साइड रख दो, माँ को एक रख। लेकिन जो अध्यापक है उसके पास स्किल होती है, स्किल और नॉलेज, ज्ञान और ये जो है स्किल है। जैसे एक ड्राइवर है, एक अनट्रेंड है ड्राइवर, एक अनट्रेंड है। अगर अनट्रेंड ड्राइवर को गाड़ी में बैठा दिया जाए वो तो गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट ही करेगा। ऐसे ही अनट्रेंड टीचर को अगर सौंप दी जाए बागडोर तो शिक्षा का बेड़ा ही गर्क होएगा। तो पहले जो है हमारे पास अनट्रेंड टीचर होते थे स्कूलों में आज़ादी के बाद। और अनट्रेंड टीचर होने से जो है कुछ इश्यूज उठते रहे बीच बीच में एजुकेशनिस्ट के मन में कि टीचर एक्टेड लाइक ए जेलर, जो अभी तक समाज में भी है कि भाई जो है हमारे टाइम में इतने डंडे पड़ते थे। लेकिन नहीं, अब जो है इंजॉयबल लर्निंग हो गई है, साइकोलॉजिकल लर्निंग हो गई है। और हमने यही पीएचडी तक सीखा है।
तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल जो टीचिंग का कोर्स और जो प्रोफेशनल टीचिंग की जो ट्रेनिंग लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और पहले के समय में आज के समय में उसका जो आपने सुंदर सा हमारे लिए एक उदाहरण दिया। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में बच्चे +2 से निकले हैं, उनका भी एक टीचर बनने का सपना रहता है, तो क्या कुछ बच्चे डायरेक्ट +2 के बाद B.Ed कर सकते हैं या ऐसे कोई कोर्स जिसके थ्रू वो टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आपने बीए नहीं कर सके किन्हीं कारण से, बीएड नहीं कर सके, तो हताश मत होएं, जी निराश मत होएं। +2 की है तो इसके भी बहुत सारे शैक्षणिक क्षेत्र है अध्यापक बनने के। आप सबसे पहले जो है सपोज आप उसमें, मैं खासकर महिलाओं से भी कहूँ कि एनपीई में जो महिलाएं हैं इनको भी भागीदारी दी गई है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में कि महिलाओं को भी भागीदारी दी जाए। तो सबसे पहला जो टीचर है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जी तो उसमें भी +2 करके जा सकती है महिलाएं। और इसके 4 सेंटर हिमाचल प्रदेश में है, अब बढ़ भी गए होंगे पिछला डाटा के अनुसार। थ्योग में भी है, सुन्नी में भी है, मंडी में भी है, गग्गल में भी है। ये 4 सेंटर है और 1 मंथ ट्रेनिंग की जाती है इनमें, तो आराम से जो है लग सकते हैं। अक्सर +2 के बाद NNT और DELD के कोर्सेज भी किए जाते हैं जिसके थ्रू वो टीचिंग लाइन में जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। राइट, ये जो है ये महिलाओं के लिए खासकर मैंने बात की। जैसे बॉयज़ के लिए भी मैं बात करूँ, चर्चा करूँ आपके साथ। बॉयज़ के लिए भी जो है DLED वगैरह है जी, DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी तो ये 12 डाइट्स है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 12 है, हर जिले में ये स्थापित है। तो हिमाचल से ये कर सकते हैं। 50% मार्क्स +2 में चाहिए और वो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो है बच्चा जो है 2 साल के लिए एनरोल हो जाता है। सूटेबल फीस भी है। किन्हीं की बच्चों के अगर कम नंबर आ जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस भी है, केवल अबाउट 85 के समथिंग जो है कॉलेजेस भी है। उनका काउंसलिंग में जहाँ नंबर पड़ेगा, सरकारी में मेरिट वाले जाते हैं, फिर जो मेरिट पीछे रह जाती है वो उधर जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। जी, और अक्सर आप पहले भी बता रहे थे कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बहुत से मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मतलब। मैं एक अभी का लेटेस्ट जो बर्निंग इश्यूज है, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये एक जो NEP 2020 है, जो हमारी शिक्षा नीति 2020 में निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो है 2020 में क्या कहा गया है कि हर स्कूल में नर्सरी स्कूल होने चाहिए, तो अध्यापकों की बहुत डिमांड बढ़ेगी। जिन लोगों ने NTT किया होगा वो एब्जॉर्ब होंगे। तो इसमें जो है +2 के बाद ट्रेनिंग की जाती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है बहुत। कई बार ऑफलाइन भी, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है। इसमें जैसा भी कोई करना चाहे। एक बता दूं, एक यहाँ पर हमारे शिमला में जो है सेंट बीड्स कॉलेज है, यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल के नाम से डिप्लोमा होता है। 2 ईयर्स ट्रेनिंग है, दैट इज इक्वलेंट टू DLED। तो आपको उस डिप्लोमा करने से ये फ़ायदा हो जाता है। इंडिया में कई जगह कई स्टेटें करवा रही है। एक आपको जानकर खुशी होगी कि हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में ये कराते हैं। पर बच्चे को क्या ध्यान रखना है, जो ट्रेनिंग कर रहा है कई बार इसमें एक्सप्लॉइट हो जाता है बच्चा, कि रिकग्नाइज्ड होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के द्वारा या कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा। पर जहाँ तक +2 का सवाल है, वहाँ पर वो NCT से रिकग्नाइज बड़ा जरूरी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जी, तो जैसे आपने बताया कि +2 के बाद क्या क्या कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे जो बच्चे ग्रेजुएशन हो चुकी हैं, मास्टर्स हो चुकी हैं, अब वो क्या करें, वो क्या क्या कौन कौन से जो कोर्स कर सकते हैं जिसके थ्रू वो टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं? जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन मीन्स BA BSc BCom वगैरह करी है, कोई और ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री की है, 3 इयर्स कोर्स किया है, कॉलेज से किया है, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया है, तो उनके लिए भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने शुरू में BSc की थी, मैं भी बहुत दिन हताश रहा था।
मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जी तो मुझे वो लालसा तो थी, जब मैं 10वीं में था मैंने जी अध्यापक की पर्सनैलिटी को देखा था जी कि जी हम भी ऐसे ही अध्यापक बनेंगे। वो मुझे मोटिवेशन उधर से मिली जी और हम जो है फिर करें। तो इनके लिए बीएड कर सकते हैं ये रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ, या जो भी कॉलेज का क्राइटेरिया होता है लेवल के अनुसार होता है। और 2 इयर्स ट्रेनिंग है इसमें, डिफरेंट सब्जेक्ट, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह, टीचर एजुकेशन वगैरह, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ के वो जी कराया जाता है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। वो एक टीजीटी बनेंगे। जी टीजीटी आपको पता ही है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जी इनकी पोस्टें बहुत निकलती है। आपको जानकर हर्ष होगा कि दिस इज बिगेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिगेस्ट डिपार्टमेंट। और इसमें जो है नए युवकों को बता दूं, नए जो बच्चे हैं उनको बता दूं कि जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, इसमें बहुत सारे स्कोप है। जी जी क्योंकि प्राइवेट में भी और कहीं उसमें सरकारी सरकारी में भी, सरकारी में दोनों जगह स्कोप है। केवल आपको पढ़ाई करनी है, केवल पढ़ाई करके अध्यापक, एक अच्छे अध्यापक बनना है, आदर्श अध्यापक बनना है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे बीच कंफ्यूजन रहती है पीजीटी, एनजीटी और बीएड। आखिर मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हमें बताया कि इनमें की बीच क्या डिफरेंस है और बच्चों को किन किन कोर्स में और किस तरह से इन कोर्स में जा सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि बीएड, जी बीएड के बाद बीएससी, मान लो बीएससी बीएड बन गया, तो उसके बाद उसको टीजीटी कहलाएंगे। वो एनरोल किया जाता है और फिर उसमें मतलब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। टैट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई करना पड़ता है। 5-7 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अनुसार जो है वो वैलिड होता है। आप टेस्ट क्वालिफाई कर दिए तो आप एलिजिबल तो हो गए, कमीशन आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और फिर आप एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है ये लगेगा जी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जी तो ये इंग्लिश वगैरह, अगर साइंस का है तो मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं arts का स्पेसिफिक है। जो सब्जेक्ट है हाँ, उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट, के उनको लिए 2 सब्जेक्ट जी। दिए जाते हैं। बाकी तो टीचरों की कमी के कारण तो एडजस्टमेंट, लोकल एडजस्टमेंट होती रहती है। जी और जो सब प्राइमरी स्कूल्स के लिए कौन से जो जो टीचर्स हो। हाँ, वो डीएलएड मैंने कहा अभी, डेवलपमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन जो है। बाकी नर्सरी टीचर जो है, प्री स्कूल से पहले की बात कही, आंगनबाड़ी भी पहले की बात कही जी। कि प्री स्कूल से पहले जी। जो प्री प्राइमरी है उनसे पहले ये दिया जाता है। एक थोड़ा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन डिप्लोमा भी होता है। जी वो NIUS NCERT करवाती है। और इनमें जो है ये इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कराते हैं जी। कई जगह। वो फिर आप 1 साल का है एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करके हैं तो आप जो है अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं, क्रचीज वगैरह, नर्सरी स्कूल वगैरह। तो ये अर्ली तो चाइल्डहुड कहीं ना कहीं बहुत से अवसर है अगर आप बहुत ग्रेजुएशन अवसर के है बाद 2010 के बाद। जी जी वो ये जो टीचिंग है, के क्षेत्र। हाँ जी। डॉक्टर साहब, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी जो स्पेशल किड्स हैं, जो दिव्यांग बच्चे भी हैं, उनको भी शिक्षा की आवश्यकता रहती है, कहीं ना कहीं उनको भी शिक्षा का हक है। तो उनको शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं स्पेशल जो इन्वायरमेंट की आवश्यकता रहती है, एक स्पेशल टीचर की आवश्यकता रहती है। तो क्या एक नॉर्मल जिसने बीएड किया है, क्या वो उन बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या इन स्पेशल किड्स के लिए एक स्पेशल जो ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है? तो अभी जो है मैं इस पे चर्चा कर दूं कि कुछ साल पहले एडवर्टाइज की गई थी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट हमने जी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एडवर्टाइज की। तो आपको जानकर ये होगा कि पढ़े लिखों ने जो है उसमें 250 एप्लीकेशनें आ गई हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए। तो उन 250 एप्लीकेशनों में BA BEd हमने स्पेशल BEd की बात की थी। केवल इस वर्ड को नहीं समझ पाए कि स्पेशल BEd, वो सारों को एंटरटेन करके वहां पर बताना पड़ा कि BEd ये जनरल BEd है। जी जी क्योंकि स्पेशल BEd जो है ये बहुत कम इंस्टीट्यूट कराते हैं। जी जी कौन इंस्टीट्यूट कराते हैं? जी Those institutes who are recognized, which are recognized from RCI। जी RCI के अगर आप बारे में थोड़ा सा बताएं, RCI कौन सी संस्था है? RCI है जी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में एक एक्ट बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि कोई भी विकलांगता के से संबंधित टीचर नहीं पढ़ाएगा और
ना ही वो उस तरह से करेगा, क्या नाम इंस्टीट्यूट खोलेगा कोई, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आरसीआई से। तो आरसीआई का ऑफिस दिल्ली है, वहाँ से रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है। जैसे बीएड के लिए आपने कोई इंस्टीट्यूट देखना है इंडिया में जी कि मैं इससे शिक्षा ले सकता हूँ कि नहीं, ऐसे ही थोड़ी चले जाना, बाद में फट्टे लगे होते, बाद में इंस्टीट्यूट नहीं मिलते, कई जगह कुछ होता है। सबसे पहले देखिए कि वेदर दैट इंस्टीट्यूट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट एंड प्लस एनसीटी किसी भी स्टेट में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बीएड में। इसमें आपने प्रश्न किया था कि ऐसे स्पेशल बच्चे, दिव्यांग बच्चे जिनको बोलते हैं, दिव्यांग बच्चों के ऊपर मैं कह दूं कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, टोटल ब्लाइंड होते हैं, कई जो है हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, सुनाई नहीं देता, कई मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो जो है अब 80% जो है वो स्पेशल स्कूलों में होते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट हमारे सरकारी स्कूलों में होते हैं। तो सरकारी स्कूलों में एक जनरल टीचर पढ़ा सकता है। इनकी शिक्षा जो है और बच्चों के साथ बैठ के की जाती है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड समावेशी शिक्षा। पहले इन बच्चों को निगलेक्ट कर देते थे, बाद में जो है फिर सोचा कि इनफिनिटी तो ऐसे ही आ रही है, तो धीरे धीरे जो है 250 कंट्रियों ने भाग लिया और इंटरनेशनल लेवल में मीटिंग हुई और डिसाइड किया कि क्या है, कहते इंक्लूसिव शिक्षा दो ऐसे बच्चों के लिए, इकट्ठे बैठाओ। तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित जो इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में भी है, जहाँ पे हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है इस वेट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हमने भी इसमें डिप्लोमा डिग्री वगैरह करनी है। हमारे जो इंडिया में कैसा पैटर्न है, आरसीआई ने और हमारे 4 इंस्टीट्यूट है, NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में है ब्लाइंड के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोलकाता में है, जो ये शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने रिकॉग्निशन दे रखी है, ये दिल्ली से जो है आरसीआई ने रिकॉग्निशन दे रही है, वो सीआरसी बोलते हैं उसको, सीआरसी इंस्टीट्यूट है वो स्पेशल बच्चों के लिए और स्पेशल टीचर बनने के लिए। हमारे यहाँ आपकी नॉलेज में बता दूं, सुंदरनगर में कंपोजिट रीजनल सेंटर सुंदरनगर से आप DEd जो है SC VI पे कर सकते हैं। जी VI मतलब मैं थोड़ा चाहूँगा कि थोड़ा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक है, D का मतलब डिप्लोमा, ED का मतलब एजुकेशन, SE का मतलब स्पेशल एजुकेशन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो दी जाने वाली शिक्षा है विशेष। VI का मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, जो दिखता नहीं, जिनको ब्लाइंड है, वहाँ पर ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग भी जाती, डिप्लोमा भी दिया जाता है। 2 ईयर डिप्लोमा है जी आफ्टर +2। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट करके आए हैं, हमने जिनको रखा था इंटरव्यू में, वो सारे यहाँ पर जीबीटी में भी मर्ज हो गए हैं। उनको ऑनोरियम में लिखा था, वो इक्वलेंट डिग्री है डीएलएड के, इक्वलेंट डिग्री है डीएलएड पे। अब वीआई की बात की मैंने, ऐसे ही हियरिंग इम्पेयरमेंट की भी डिप्लोमा होता है, फिर एमआर का होता है, मेंटली रिटार्डेड का भी होता है। ये तीन तरह के डिप्लोमे 2 इयर्स होते हैं आफ्टर +2 के बाद मैंने कहा, और वो सारे जेबीटी लग गए हैं। क्योंकि तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी सुंदरनगर से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहे तो वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ से ले सकते। डॉक्टर साहब, आपका जो टीचिंग का बहुत ही लंबा अनुभव है, जैसे आपने बताया आपके 32 सालों का अनुभव, तो एक अध्यापक के जीवन में किस किस तरह के जो चैलेंजेस आते हैं, और काफ़ी हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो खुद भी टीचर्स हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस को देखते हैं और टैकल करते हैं, तो आप अपने अनुभव से हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे उन चैलेंजेस को आसानी से टैकल किया जा सकता है। जो चैलेंजेस बहुत आते हैं टीचर बनने के लिए, बहुत बैरियर क्रॉस करके रहना होता है, लेकिन हमने जो 32 इयर्स जो एक्सपीरियंस है अपना जो है शिक्षा विभाग पे, तो इसमें जो है और प्रिंसिपल बनने तक जो है हमने बहुत सारे रोड़े देखे हैं। कई बार कुछ होता है, कई बार कोई चीज़ें होती है। तो ये जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है, इस पे एक तो कैरेक्टर होना चाहिए टीचर का, उसको डगमगाना नहीं चाहिए। अगर हल्का उसने स्किल लिया है ना ट्रेनिंग में, वो तो डगमगा जाएगा। कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज़ है, सोसाइटी अपने ढंग से रिएक्ट करती है। अदर्स टीचर, आज भी मैं अपना एग्जांपल दूं, चलो अपनी प्रेज तो करनी नहीं चाहिए,
फिर भी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो एचएस भी बने हैं, प्रिंसिपल भी बने हैं, टीएचडी भी बने हैं, लेक्चरर भी बने हैं, आईएफएस भी बने हैं, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में भी बने हैं। जी क्योंकि सबका नाम हम ले नहीं पाएंगे और क्लैरिकल वगैरह तो जनरल ये है। पर हमें इतनी खुशी होती है, जैसे किसान अपनी फसल को देख के खुश होता है, वैसे ही टीचर एक अपने स्टूडेंट्स को देख के खुश होता है। तभी अक्सर अध्यापक को मोमबत्ती की तरह कहा जाता है कि खुद जल के वो दूसरों की ज़िंदगी में, अपने छात्रों की ज़िंदगी में एक उजाला लेकर आता है और अपने अनुभव से उन्हें एक छोटे बीज की तरह उन्हें तैयार करता है, और वो कब वो छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उसके लिए उससे जो एक अध्यापक की जो एक खुशी होती है वो अक्सर अध्यापक फील कर सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि एक ओल्ड टीचिंग स्टाइल है और न्यू मॉडर्न टीचिंग स्टाइल है, बहुत इसमें बदलाव आया है। आपको क्या लगता है कि ये बदलाव अच्छा है, और क्या क्या बदलाव अच्छे आए हैं और क्या क्या इनमें कमियां हैं जो इसे सुधारा जा सकता है? जो हमारा ओल्ड सिस्टम था वो तख्ती बोलते थे उसको, लकड़ी का वो फट्टा होता था, जी। उसमें गाजनी जो है वो लगाई जाती थी और हमारे लेख बनाते थे लेखनी द्वारा, तो उसको किया जाता था। और पहाड़े बुलाए जाते थे 1.5-2.5 वगैरह का जो भी है, ताकि सम फटाफट, क्योंकि सामान खरीदना तो वो बस वो बोला जाता था 1.5 का 2.5 का पहाड़ा, वो सॉल्व हो जाती थी सारी प्रॉब्लमें, और पहाड़े जबानी याद किए जाते हैं। तो आज का सिस्टम बहुत एडवांस है, काफ़ी ये है, बहुत अच्छा भी है जी। क्योंकि ये इससे जल्दी में काम हो जाता है। हमें तो मेहनत करनी पड़ती थी जी। तो, पर हमारे टाइम में थोड़ा रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता था। वो जबानी चाहिए, बस दिमाग ने जो बोल दिया, फ़ोन नंबर भी दिमाग में ही। और वो जो मोबाइल है, अब मोबाइल की एजुकेशन है, नेट की एजुकेशन है, इससे कई चीज़ें भी बच्चे नेट से देख के बिगड़ भी रहे हैं। आज के बच्चे पढ़ाई करने के बजाय और ही जगह चले जाते हैं और नशे में और चीज़ों में, इनसे दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गई है आज के समय में बच्चों के लिए। यस, बड़ी भारी डिस्ट्रैक्शन है। वही जो पहले बोला, मदर इज इक्वल टू 100 टीचर, वही कंट्रोल में रहेगा, जिससे माँ ने अच्छे संस्कार व शिक्षा दी है जी। माँ ने जो शिक्षा दी है वही टिकेगा, तूफान में वही टिकेगा जिसकी नींव है जी। तो कहीं ना कहीं माता पिता की जो शिक्षा है बहुत ही अहम, जो आगे हमारी ज़िंदगी में काम आती है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे अब रोज़गार की, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे रोज़गार एक टीचर के लिए किस तरह के, हमारे हिमाचल प्रदेश की या पूरे भारत में अगर बात करें तो किस तरह के रोज़गार के अवसर देखने के लिए मिलते हैं? देखिए जी, ये जो क्वालिफिकेशन है, एम.एड, बी.एड वगैरह जितनी भी है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जी। बोलते ही है, एजुकेशन इज चेक विच कैन बी एनकैश्ड एट एनी टाइम। जी। ये चेक डाल रखा है जेब में, कभी भी लग जाएगा। जी। तो ऐसे ही बच्चे को ये लाइसेंस लेके रखना चाहिए, दोज हु कैन ओबे, जी। जो ओबे कर सके। क्योंकि और जब नए नए यंग लगे थे, हम दरवाजे से बाहर रहते थे और उसको भगवान को याद करते थे। जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते थे कि भगवान आपने मुझे वो हमारा सपना फुलफिल कर दिया जो हमने अध्यापक को देख के किया था। और जब भी जाना करना तो आगे इसी ने हमें बल दिया है, और हमने पीएचडी भी एजुकेशन में करके और डिफरेंट वेरियस। इसमें अब एक और याद आई बात, कहीं भूल ना जाए, अगर सपोज किसी ने टीजीटी से ऊपर के ख्वाब है और मेहनत कर सकता है, आप नेट क्वालिफाई कीजिए। तो कहीं ना कहीं नेट क्वालिफाई करने के बाद वो कॉलेज में भी प्रोफेसर बन सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही माफ़ी चाहूँगा कि हमारे पास थोड़ा समय कम है, और मैं आपका बहुत बहुत हमारी पूरी टीम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी और बताया कि आखिर शिक्षा और अध्यापक के क्षेत्र में किस तरह से हम अपना एक उचित, जो अच्छा एक करियर बना सकते हैं। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।